नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के परिणाम का क्या अर्थ है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। 7 राज्यों में 13 विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसका परिणाम 13 जुलाई को आया और परिणामों पर चर्चा होने लगी। एनडीए हार रही है, इंडिया अलायंस की भारी जीत हो रही है, बिहार में उलटफेर हुआ, बंगाल में उलटफेर हुआ। उलटफेर तो हुआ, लेकिन माने क्या है इसका? किसका फायदा, किसका नुकसान? यही जानने के लिए हम आपसे एक एक सीट यानी 13 के 13 सीटों का ब्यौरा बताएंगे। अब फिर बताएंगे किसको हुआ लाभ और किसको हुआ नुकसान। सबसे पहले देखिए, बिहार में पूर्णिया पार्लियामेंट्री सीट के तहत रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। वो सीट था जेडीयू का, लेकिन परिणाम में जीत हुई है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, शंकर सिंह। जेडीयू हार गई, लेकिन आरजेडी तीसरे नंबर पर है। और खास बात यह है कि आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती लोकसभा चुनाव से पहले वो जेडीयू की विधायक थी रुपौली से। और मैं आपको बताऊं, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा देकर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार बन गई। वहां भी हारी। वो लोकसभा क्षेत्र जेडीयू का था, लेकिन वहां से जीत हुई पप्पू यादव की। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, यानी आरजेडी ने टिकट नहीं होने दिया पप्पू यादव को। लेकिन पप्पू यादव लोकसभा जीते, बीमा भारती रेस में भी नहीं थी। और आरजेडी उसी क्षेत्र से जहां से बीमा भारती लगातार 2005, 2010, 2015, 2020 में चुनाव जीती। 2005 में वो आरजेडी से जीती थी, उसके बाद के 3 चुनाव जेडीयू से। यानी न गधा घाट का रहा न बाट का। न बीमा भारती एमएलए रही और न ही एमपी जीती। वो ऐसे आरजेडी के चांच में फंसी कि आज वो सोच रही होंगी कि शायद निर्णय गलत था। लेकिन यहां पर जेडीयू के लिए भारी नुकसान है। पहले लोकसभा चुनाव हारे, वहां से जेडीयू का 2019 में उम्मीदवार जीते थे, और अब की बार विधानसभा उपचुनाव भी हार गए। तो यह है बिहार का, यानी एनडीए का एक नुकसान और जेडीयू का सीधा नुकसान। अब हम आते हैं दूसरे क्षेत्र, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। देहरा, हमीरपुर, नालागढ़।
खास बात यह है कि हिमाचल के तीनों सीट पर पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट की जीत हुई थी और इस बार के चुनाव में 3 सीट में 1 सीट बीजेपी को मिला और 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई और 1 सीट देहरा, जहां से कमलेश ठाकुर जीती हैं, चीफ मिनिस्टर की सुक्खू जी की पत्नी हैं। यानी हिमाचल का तीनों सीट न बीजेपी का था और न ही कांग्रेस का था। हां, बीजेपी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते थे उसको उम्मीदवार बनाया था, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, कैंडिडेट को वरीयता नहीं दी। लेकिन 3 में से 1 क्षेत्र हमीरपुर में बीजेपी की जीत हुई। वहां से जीते आशीष शर्मा जो पहले इंडिपेंडेंट थे। तो बीजेपी का दांव हिमाचल में उम्मीदवार तो बनाया तीनों को, इंडिपेंडेंट को, लेकिन जीत 1 की हुई और 2 पर हारे। और तीसरा सीट नालागढ़, वहां से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा जीते। और देहरा और हमीरपुर, ये दोनों सीट, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है जहां से अनुराग ठाकुर कई चुनाव से, लोकसभा चुनाव से लगातार जीतते आ रहे हैं। उनके पिताजी भी चुनाव जीते थे। और नालागढ़ विधानसभा शिमला लोकसभा क्षेत्र में आता है। और दोनों लोकसभा, यानी हिमाचल में 4 लोकसभा क्षेत्र है, चारों के चारों बीजेपी ने जीता था। लेकिन बीजेपी का देखें नुकसान नहीं है, 1 का फायदा है। कांग्रेस को 2 का फायदा है, पहले 0 था, दोनों मिल गए। बीजेपी को 1 मिला। अब आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा से कमलेश प्रताप शाह बीजेपी के जीते हैं और ये सीट कांग्रेस का रहा है। और ये कमलेश प्रताप शाह भी कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे और उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया और चुनाव जीत गए। कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में कैंडिडेट तो पार्टी बदल ही लिया था, सीट भी कांग्रेस नहीं बचा पाई। यानी बीजेपी का फायदा, कांग्रेस का नुकसान। अब आइए पंजाब में जालंधर वेस्ट, यह सीट पहले भी आपका था और उपचुनाव में भी आपके कैंडिडेट की ही जीत हुई है, मोहिंदर भगत। अब हम आते हैं तमिलनाडु में विक्रमवंडी विधानसभा क्षेत्र, जहां उपचुनाव हुए। खास बात यह है कि यह सीट डीएमके का रहा है। पहले एआईएडीएमके की भी जीत हुई थी, लेकिन इस उपचुनाव में कायदे से डीएमके बनाम एआईएडीएमके होना था, लेकिन एआईएडीएमके ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। फिर कंटेस्ट में पीएमके के कैंडिडेट थे। आशा की जा रही थी कि एआईएडीएमके के वोट पीएमके के पक्ष में जाएगा और पीएमके एनडीए का एलआई रहा है लोकसभा में भी, लेकिन डीएमके ने इस सीट को फिर से जीत लिया है। अब डीएमके का ही सीट था। अब हम आते हैं उत्तराखंड में यदि आप देखें 2 क्षेत्र में उपचुनाव हुए। बद्रीनाथ, जिसके बारे में
कहा जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या धाम हारी, अब बद्रीनाथ धाम हारी। सही तथ्य नहीं पता है लोगों को। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और अब की बार भी कांग्रेस की जीत हुई है। यह अलग बात है कि उनके कैंडिडेट पार्टी बदल लिए थे, बीजेपी से खड़े थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन बद्रीनाथ धाम का क्षेत्र कांग्रेस का था। यह गलत तथ्य है कि बीजेपी बद्रीनाथ धाम हार गई, नहीं, सिटिंग एमएलए कांग्रेस के थे। उसके बाद मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए और मैं आपको बताऊं कि मंगलौर में पिछले चुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट जीता था और अब की बार वहां पे कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस के अब की बार वो दल बदलू हैं। वहां के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जैसे बीजेपी ने बदल दिया, जीते हुए को खड़ा कर लिया, वो हार गया बद्रीनाथ धाम से। अब जैसे देखिए कौन थे, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के थे, बीजेपी ज्वाइन किया बद्रीनाथ धाम में, अब वो खड़े हो गए, बीजेपी से हार गए, कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस की जीत हुई। मंगलौर में मैं आपको बताऊं 2002 के बाद आज तक बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती है। तो कहने का मतलब है कि मंगलौर क्षेत्र कांग्रेस और बीएसपी में हमेशा से टक्कर रहा है। और ये काजी जो जीते हैं, काजी निजामुद्दीन, वो 2002 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और 2024 उपचुनाव में फिर से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो यहां पर बीएसपी का नुकसान है, कांग्रेस की जीत है, बीजेपी की हार नहीं है। तो ये हुआ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में दोनों सीट बीजेपी का नहीं था। बद्रीनाथ कांग्रेस की जीत हुई, पहले भी कांग्रेस। मंगलौर में बीएसपी की जीत थी पिछले चुनाव में, अब की बार कांग्रेस जीत गई। तो कहने का मतलब कांग्रेस का गेन है। अब हम आते हैं बंगाल। देखिए बंगाल में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए। रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतल्ला। यहां पर समझना होगा एक बात, रायगंज में और रानाघाट दक्षिण में बीजेपी का पिछले चुनाव में जीत हुई थी, बीजेपी की जीत हुई थी और उनके दोनों क्षेत्र के कैंडिडेट बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए और वही दोनों कैंडिडेट को ममता बनर्जी ने टीएमसी का कैंडिडेट बना दिया। यानी रायगंज और रानाघाट दक्षिण और दोनों सीट पर बीजेपी हार गई, टीएमसी की जीत हुई। रानाघाट, रायगंज, यहां पर बीजेपी की हार है और बागदा, मानिकतल्ला, ये 2 क्षेत्र टीएमसी के ही जीते थे और अभी भी टीएमसी की जीत हुई है। और मानिकतल्ला के बारे में तो आप जानते होंगे, जो टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई, सदन पांडे, वो मानिकतल्ला से 2011 से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और अब की बार उपचुनाव में उनकी पत्नी को, सुप्ति पांडे को चुनाव लड़ाया गया था और वो भारी बहुमत से चुनाव जीत गई हैं। तो ये तो हुआ आपका मानिकतल्ला और बागदा। तो कहने का मतलब है
कि बंगाल के 4 सीट उपचुनाव में टीएमसी को पहले 2 सीट था, अब 4 मिल गया। बीजेपी के लिए सीधे सीधे नुकसान है, दोनों सीट बीजेपी हार गई। अब हम आते हैं, ये तो आपको मैंने बताया कि 13 सीट का लेखा जोखा क्या है। अब देखिए आप, नफा नुकसान वो भी मैं आपको बताऊं। 2000 मतलब जो पहले चुनाव हुए इन 13 सीटों का अब टोटल मैं बताता हूं आपको। इन 13 सीटों में पिछले चुनाव में 2 सीट बीजेपी के थे और दोनों सीट कहां थे? बंगाल में। कौन सा थे? रायगंज, रानाघाट दक्षिण, और दोनों सीट बीजेपी हार गई। लेकिन 2 सीट पर बीजेपी जीती है। वो कहां जीती? 1 सीट हिमाचल और 1 सीट मध्य प्रदेश, यानी 2 था, 2 ही रहा, लेकिन बंगाल में दोनों सीट हार गई। कांग्रेस का सिर्फ 2 सीट थी, एक मध्य प्रदेश में जो भाजपा जीत गई, दूसरा उत्तराखंड में बद्रीनाथ जिसको रिटेन किया, और कांग्रेस ने 2 सीट गेन भी किया जो हमने आपको बताया हिमाचल में। तो यानी कुल कांग्रेस की जीत हुई 4 सीट, जिसमें 2 का फायदा हुआ कांग्रेस को, क्योंकि पहले 2 था ही। जेडीयू के लिए रुपौली भारी नुकसान है। पहले एमपी हारे, अब एमएलए भी हारे, चिंता की बात है। और जेडीयू नहीं बल्कि एनडीए के लिए, खास करके जो वहां से जीते हैं वो पहले एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं 2005 में, और अब की बार वो इंडिपेंडेंट जीते हैं और वो राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। और कास्ट डेमोग्राफी में अब की बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में काफी हलचल रहा, जिसका परिणाम रिजल्ट पर दिखा। और बिहार में भी, खास करके पश्चिमी बिहार में काफी हलचल था। आरके सिंह हार गए, कुशवाहा हार गए, पवन सिंह खड़े हो गए। पूर्णिया में भी यही हुआ, जहां पर एक जमाने में एनके सिंह का नाम आप जानते होंगे, उनके भाई उदय सिंह बीजेपी से 2 बार चुनाव जीते थे, और राजपूत वोट वहां पर काफी महत्व रखता है चुनावी हार जीत में। इसलिए जेडीयू को, बीजेपी को बिहार के रुपौली सिम्टम का ठीक से ख्याल करना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश में हुआ या पश्चिमी बिहार में हुआ, उसका प्रभाव आगे ना दिखे यदि बीजेपी उसको ठीक करना चाहती है तो। इसलिए जेडीयू की चिंता की बात है। ममता बनर्जी, टीएमसी, जैसा मैंने कहा पहले 2 सीट था, अब की बार उनको 4 मिला, यानी 2 का फायदा। ये दिखाता है कि बंगाल में बीजेपी को सोचना होगा, समझना होगा। लोकसभा चुनाव में भी 18 सीट से घट के 12 पर आ गए, और उपचुनाव में भी अपना दोनों सीट गंवा दिए। चिंता की बात है, और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। आप पंजाब में 1 सीट था, वही सीट इनको मिला। नफा नुकसान कुछ नहीं, उन्होंने रिटेन किया। डीएम के लिए भी नुकसान नहीं है, फायदा नहीं है, नफा नुकसान बराबर है, यानी 1 सीट उनका था, वो सीट पर वो फिर से रिटेन किया। इंडिपेंडेंट का हिमाचल में, जैसा मैंने कहा, 3 सीट इंडिपेंडेंट का था, जिसमें 1 बीजेपी के खाते में गया और 2 कांग्रेस के खाते में। और 1 इंडिपेंडेंट की जीत हुई है कहां से? रुपौली से, जो मैंने विस्तार से आपको बताया। बीएसपी 1 सीट लूज की है, जो उसका उत्तराखंड में मैंगलोर सीट पर हार हुई है, इसलिए बीएसपी की हार हुई है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 13 सीट में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। ओवरऑल यदि देखें तो
लेकिन बंगाल चिंता है। कांग्रेस को नफा है 2 सीटों का, 4 हो गया 2 से बढ़ के। जेडीयू को 1 सीट था, 1 सीट लूज किया, नुकसान हुआ। टीएमसी को 2 सीटें थी, 2 सीटों का फायदा है, यानी 4 हो गया। आपको नफा नुकसान का सवाल नहीं है, उन्होंने रिटेन किया, डीएमके ने रिटेन किया और इंडिपेंडेंट ने अपना 2 सीट लूज किया और बीएसपी ने आखिर में ये कहूंगा कि उन्होंने 1 सीट लूज किया। अब आखिर में इस उपचुनाव का मैसेज क्या है? भले बीजेपी 2 सीट रिटेन की है और दोनों नया सीट है, लेकिन बीजेपी लूज वहां पर की है जहां पर बीजेपी अपने को पावर का कंटेंडर समझती है, बंगाल। और यह चिंता की बात है बीजेपी के लिए। बीजेपी को सोचना होगा कि आखिर बंगाल में उसका ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। और कांग्रेस के लिए मैसेज है कि लोकसभा में उन्होंने 52 से 99 पर आंकड़ा पहुंचाया और हिमाचल के रिजल्ट ने उनको खास संदेश दिया है कि उनका स्विंग अभी भी है। भले वो लोकसभा चुनाव में हिमाचल में 4 सीट में से 1 भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन विधानसभा में दोनों सीट इंडिपेंडेंट से ग्रैब करके उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने 1 सीट बीजेपी से खींचा है, जो उसके लिए फायदा है। और जहां तक तमिलनाडु का है, वहां पर तो डीएमके, बंगाल में ममता बनर्जी और मध्य प्रदेश में बिल्कुल बीजेपी का ग्रिप मजबूत है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि एक सिटिंग एमएलए पार्टी बदलता है और वही एमएलए बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतता है, क्योंकि जब तक कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं करेगा, उसके लिए दिल्ली हमेशा दूर रहेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, कुल मिला के ये स्थिति है। और एक बीजेपी के लिए और हमारा रहेगा विचार कि बीजेपी अन्य पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट देकर उनको उम्मीदवार बनाने का जो प्रचलन शुरू किया हुआ है, उस पर भी उनको पुनर्विचार करना होगा। क्योंकि एक आध जगह सफलता तो मिली उनको, 1-2 जगह, लेकिन असफलता भी मिली है। इसलिए मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर भले बीजेपी को लग रहा हो कि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल ने उन्हें बहुत बड़ा खतरे का घंटी दोबारा बजाया है। बिहार में भले रूपाली सीट 1 सीट विधानसभा का है, लेकिन वो भी रूपाली बहुत कुछ कह रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मुख्य पार्टी यही दोनों हैं और टक्कर कांटे का होता दिखाई दे रहा है। भले लोकसभा चुनाव वो बीजेपी 4 सीट जीत गई है हिमाचल में, उत्तराखंड में 5 सीट जीत चुकी है, लेकिन ये उपचुनाव कुल मिलाकर हम कहेंगे कि बीजेपी के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस को भी सोचना होगा और अन्य पार्टी जेडीयू विचार करना होगा कि आगे वो क्या करें। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक आपसे अनुरोध कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।